चलो इधर ध्यान दो। तो अपन पढ़े क्या? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यूनिट अपन पढ़ रहे हैं। पिछला पूरा वीक जो है हमने 3 चैप्टर पे इन्वेस्ट किया है, या मोस्ट ऑफ द थ्योरी टॉपिक जो है उस पे इन्वेस्ट किया है, और एग्रीगेट्स वाले क्वेश्चंस भी हमने किया है। ठीक है, जीडीपी से एनडीपी आना, या फिर डेप्रिसिएशन निकालना, सब्सिडी निकालना, ये सब चीजें अपन ने कर ली। और पिछला वीक का एक क्लास हमने एक मेथड जो होता है, 3 मेथड होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। 3 मेथड है। क्या क्या मेथड है? वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और ये तीनों किस चीज से डिराइव हो रहे हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो कॉन्सेप्ट पढ़े उससे डिराइव हो रहे हैं। उसका पहला फेज क्या था? जनरेशन ऑफ इनकम। दूसरा फेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तीसरा फेज, फर्स्ट फेज में होता क्या है? प्रोडक्शन। सेकेंड फेज में होता क्या है? फैक्टर इनकम लोगों को मिलता है। थर्ड फेज में होता क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिस्पोजिशन जिसको बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसी से निकला है हमारे ये 3 मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो में जैसे तीनों चीज का जो रिजल्ट आता है वो इक्वल होता है। उसमें क्या पढ़े? टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल फैक्टर इनकम या टोटल कंजम्पशन, और टोटल फैक्टर इनकम इक्वल टू टोटल फैक्टर पेमेंट। सब कुछ इक्वल होता है। तो वैसे ही इन तीनों मेथड से जब अपन नेशनल इनकम निकालेंगे वो भी क्या आएगा? तीनों मेथड से सेम आएगा। ठीक है, तीनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, आना ही है। सभी को बात समझ में आ रहा है? तो तो अपन जो है एक मेथड हमने पढ़ लिया, वैल्यू एडेड मेथड हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने क्या बोला? फॉर्मूला क्या है? सिर्फ एक लाइन का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? जैसे कोई बिजनेस है, एक बिजनेस है, वो चेयर बनाता है, उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा? गुड्स, चेयर, जो भी रॉ मटेरियल, और सर्विसेज, जो भी वो सर्विसेज ले रहा है बदले में पैसा ले रहा है। ऑल द एक्सपेंसेस आर नथिंग बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट गुड्स अलग है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन अलग है। इंटरमीडिएट गुड्स में सिर्फ गुड्स का कंजम्पशन की बात हो रही है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ऑल एक्सपेंसेस, परचेज और अदर एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है सभी को? सॉरी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझ में आ रहा है? टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? कोई भी फर्म का सेल्स प्लस, सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, और एक चीज था प्लस ड्राइंग्स, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एकदम रटा हुआ होना चाहिए प्लीज। वैल्यू ऑफ आउटपुट में 3 चीजें, क्या क्या? सेल्स, दूसरा चेंज इन इन्वेंट्री, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, या इसको आप ड्राइंग्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला, वैल्यू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो निकल के आया क्या? प्रॉफिट। क्या निकल के आता है? प्रॉफिट, जिसको अपन ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। और यही ग्रॉस वैल्यू एडेड सारे एंटिटीज का मैं ऐड कर दूं तो क्या निकल के आएगा? जीडीपी एमपी। समझ में आ रहा है? क्यों एमपी? सबको पता ही है, मैंने डिस्कस किया है। एमपी क्यों भाई, एफसी क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स किस पे होता है? प्राइस पे होता है, इसीलिए मार्केट प्राइस। ठीक है, और ग्रॉस क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई बात यहाँ पे हुआ ही नहीं है, इसलिए ग्रॉस। ठीक है, और डोमेस्टिक क्यों? क्योंकि हमारे एरिया का अपन सेल्स निकाल रहे हैं, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर रहे हैं, इसीलिए डोमेस्टिक। ठीक है, उससे हमको आना पड़ता है क्या? डोमेस्टिक इनकम, और उससे अपन को निकालना पड़ता है नेशनल इनकम। समझ में आ रहा है सभी को? तो हम जो ये कैलकुलेशन करेंगे, तीनों मेथड से कैलकुलेशन करेंगे,
अलग अलग मेथड से अलग अलग जीडीपी एनडीपी कुछ कुछ आएगा, उससे हमको क्या निकालना पड़ेगा, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम अपने को निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो वैल्यू एडेड मेथड से क्या आता है, जीडीपी एमपी आता है। ठीक है, वैसे ही अभी हम देखेंगे इनकम मेथड से क्या आता है, अभी अपन देखेंगे। ठीक है, इनकम मेथड से आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ, आप लोग बताओ, व्हाट आर दी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, है ना? एंटरप्राइज कौन बताएगा? आप बताओगे गौरव। लैंड के बदले में क्या दिया जाता है? लैंड अगर ले रहे हो एज अ सर्विस तो क्या दिया जाएगा? रेंट। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्राइज के बदले में सैलरी। लेबर को दे दिए सैलरी ना, फिर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट समझ आ रहा है? तो 4 फैक्टर्स अपन ने पढ़ा, 4 फैक्टर्स अपन ने पढ़ा, लैंड, लेबर, एंटरप्राइज, सॉरी कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले, और एंटरप्राइज को 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और 4 उसके फैक्टर्स इनकम। ये 4 फैक्टर इनकम। ठीक, इसका मतलब ये है क्या कि इस इंडिया में या इस टेरिटरी में या इस दुनिया में जिस भी तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं वो इन 4 क्लासिफिकेशन में ही फॉल करेंगे। यही है क्या? कोई भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो ये 4 ही रीजन हो सकते हैं, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता, या और कोई माध्यम नहीं हो सकता। किसी के पास जमीन है या बिल्डिंग है, वो रेंट पे देके पैसे कमा रहा है। किसी के पास एसेट्स नहीं है, वो अपना लेबर सर्विस देके पैसे कमा रहा है एम्प्लॉयमेंट में। किसी के पास पैसा है, वो ब्याज कमा रहा है। और कोई रिस्क ले रहा है तो प्रॉफिट कमा रहा है। कोई भी बिजनेस चालू करके रिस्क ले रहा है तो प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब पूरे दुनिया में बोल सकते हैं, पूरे दुनिया में। क्या हो गया, कुछ छूट गया? चाबी छूट गया? गाड़ी में तो नहीं लगा हुआ है? ठीक है, इधर ध्यान दें सब लोग। तो इस दुनिया में जितने भी तरीके से पैसे कमाए जा रहा है उन सभी को हम 4 क्लासिफिकेशन में डाल दिए। यही 4 क्लासिफिकेशन है, और कोई क्लासिफिकेशन नहीं है भाई, एज पर नेशनल इनकम कैलकुलेशन एटलीस्ट। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना सभी को? तो अब अपने को क्या है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इन सभी फैक्टर इनकम्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना। ठीक है, क्या क्या होता है ये थोड़ा सा अपने को डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं डिटेल में इसको पढ़ना। सबसे पहला है अपन जो है जिसको डिस्कस करेंगे वो है वेजेस। वेजेस का दूसरा नाम बताओ? रेम्यूनरेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ, और कोई नाम? सैलरी, सैलरीज, फैक्टर पेमेंट। ठीक, बस। इन सभी को और एक नाम भी है इन सभी के लिए, वो है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। क्या है? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पनसेशन इंग्लिश टर्म है। कॉम्पनसेशन का मतलब कॉम्पनसेट करना, नुकसान की भरपाई करना, या आपको कोई चीज मिला है उसके बदले में कुछ आप उसको दे रहे हो, कॉम्पनसेट कर रहे हो। एम्प्लॉय आपको अपना सर्विस दे रहा है, उसको आप पैसे देके कॉम्पनसेट कर रहे हो। वो आपको अपना टाइम दे रहा है, आप उसको पैसे देके कॉम्पनसेट कर रहे हो। इसलिए क्या बोल रहे हैं? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, या ऑफ एम्प्लॉयज भी बोल सकते, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। वर्ड याद रहेगा सभी को? हाँ, तो जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलता है। ठीक है, उसको सैलरी बोलो, वेजेस बोलो, रेम्युनरेशन बोलो या कॉम्पनसेशन बोलो, सब एक ही मतलब है। ठीक, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के टर्म्स में अपन इसको क्या बोलेंगे? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। अकाउंट्स में क्या बोलेंगे?
सैलरी एंड वेजेस बोले, ठीक है। कंपनीज एक्ट में क्या बोलेंगे, रेमुनरेशन बोले, ठीक है। क्लियर है, सभी को क्लियर है बात। चलो मुझे बताओ आप लोग, एम्प्लॉय को पैसे किस किस रूप में दिया जाता है। एक तो सैलरी होता ही है, और कुछ पैसा दिया जाता है क्या, और किसी टाइप का कोई बेनिफिट उसको दिया जाता है क्या। एक तो सैलरी, और क्या बोले, बोनस, ठीक है। और बताओ, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस करवा ली, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। और बताओ, ठीक है। पेंशन तो फैक्टर पेमेंट नहीं है ना, पेंशन तो बाद में मिलता है, जब आराम कर रहे हो बिना कुछ काम करे पेंशन मिलता है। आप जो बोल रहे हो लीव एनकैशमेंट से, ठीक है, कमाया हुआ पैसा जो है, जिसका आपने छुट्टी नहीं लिया उसके बदले में जो मिल रहा है, ठीक है, वो भी बोल सकते हो लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट, जो कि उसको बाध्य है, उसको उतना पैसा देना ही देना है अपने को। और कुछ, और कुछ किसी को याद आ रहा है तो बता सकते हो। कमीशन, ठीक है, कमीशन। और कुछ, एजुकेशन लोन की अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस बोल सकते हैं। एक एक टर्म को डिस्कस भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं। बताओ, और बताओ, आप लोग बताओ। होम रेंट, ठीक है, होम रेंट। और कुछ, और कुछ मिलता है एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो उसके भले के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन, या कभी कभी एक व्हीकल ही पकड़ा देते हैं, लो भैया आप अपना गाड़ी चलाओ। और बताओ, क्वार्टर्स वही है, होम रेंट, रेंट जैसा ही चीज है, होम रेंट दे दिए या एकोमोडेशन दे दिए, एकोमोडेशन बोलेंगे उसको। और बताओ, और बोलो, और कुछ छूट रहा है। पेड, ओवर टाइम बोल रहे हो क्या। हाँ वही वही तो अपन डाल दिए ना यहाँ पे, लीव, वही बात है, छुट्टी के बदले भी जो पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि वो आप एंटाइटल्ड है, पेड लीव्स, हाँ। और बताओ, इंक्रीमेंट, हाँ ठीक है, इंक्रीमेंट तो मिलता ही है, लेकिन वो इंक्रीमेंट इसी रूप में मिलता है, इंक्रीमेंट अलग से तो कुछ नहीं दे देते, इसी रूप में मिलता है ना इंक्रीमेंट। और कुछ, इसका नाम सुने हो क्या ये, डीए सुने हो, डीए नहीं सुने। कौन कौन है यहाँ पे सरकारी एम्प्लॉय के बच्चे, लानत है अगर आप लोग डीए नहीं सुने तो। सरकारी ही नहीं, सभी लोग, प्राइवेट। डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, डियरनेस अलाउंस। मेरा प्यारा बच्चा बोल के पैसा देता है कम, डियरनेस अलाउंस। सर बोले, क्या बोले, ये सुने हो क्या, ईपीएफ सुने हो, प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं। और एक होता है ईएसआईसी, सुने हो, नहीं, इंश्योरेंस है बेसिकली, एक तरीके का एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इतने सारे चीजें, इसके अलावा और एक भी चीज होता है क्या, कि भाई इसके अलावा सैलरी जो है, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान के चलो
मैं टाटा कंपनी में जॉब करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ वहाँ, और मेरे को चाहिए एसी। तो मैं बोला टाटा कंपनी वाले को मैं एसी लेना चाहता हूँ। बोले भाई भाई किसी और कंपनी का क्यों ले रहे हो भाई, आपका कंपनी बना रहा है ना, आपका कंपनी वोल्टास टाटा का बना रहा है, ले जाओ ले जाओ, क्या दिक्कत है, सैलरी में से पैसा काट लेंगे, ले जाओ, कितना एसी चाहिए। तो सैलरी इन काइंड, काइंड मतलब जब किसी पैसे के बदले किसी वस्तु को जो दे दिया जाता है वो भी क्या है, सैलरी है इन काइंड। समझ में आ रहा है, इतने सारे टाइप के जो है पैसे जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है, या फिर इतने सारे बेनिफिट जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है। और ये सभी क्या है, एम्प्लॉय के लिए क्या है, एम्प्लॉय का इनकम है या नहीं है, ये सभी एम्प्लॉय का इनकम। समझ में आ रहा है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ये सभी क्या चीज होता है, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हो कि भैया इनकम कैलकुलेट करने बैठे हैं। आराम से आराम से, ठीक है। यार तुम साइलेंट नहीं करते हो फोन यार, बाकी लोग भी चेक कर लो भाई। ध्यान दो इधर, ध्यान, ठीक है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मेरे को जो भी एम्प्लॉय जिस भी रूप में जो भी पैसा कमाता है वो सब जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, जानना है भाई। समझा रहा है, कुछ चीजें तो इसमें अपने को समझ में आ रहा है, जैसे सैलरी इन काइंड समझा दिया अभी, समझ में आ गया सैलरी इन काइंड क्या होता है ना। सैलरी समझ में आ ही रहा है, बोनस समझ में आ रहा है, बोनस क्या होता है सर, एक्स्ट्रा पैसा, दिवाली में बोनस मिलता है सर, एज अ गिफ्ट। अच्छा, बहुत मन है गिफ्ट देने का, चॉकलेट वॉकलेट। देखिए बोनस क्या होता है ना, बोनस क्या होता है कि जब, प्लीज प्लीज, बोनस क्या होता है जब आप एक प्रोडक्शन लेवल अचीव करते हो, जो कि टारगेटेड प्रोडक्शन लेवल होता है कंपनी का, उसको अचीव कर जाते हो, तो कंपनी जो है उसके बदले में कुछ इंसेंटिव के रूप में देना चाहता है पैसा, जिसको बोनस बोलते हैं। और जनरली एक ट्रेंड हो गया है कि दिवाली के पहले बोनस दे दिए, या फिर न्यू ईयर के पहले बोनस दे दिए, है ना, इस टाइप का त्योहार के पहले बोनस देने का एक ट्रेंड हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग त्योहार मनाने के लिए पैसा दे रहे हैं आपको, तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बोनस क्यों देते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्शन अचीव किया है भाई, जो टारगेट है उसको अचीव किया, उसके बदले में पैसा मिलता है बोनस, ठीक है। कपड़ा खरीदने के लिए नहीं है बोनस, ठीक है, उस टाइम पे दिया जाता है ताकि लोगों का मदद हो जाए उस टाइम, ठीक है, क्लियर है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, मान के चलो काम कर रहा है, या फिर काम नहीं भी, घर पे काम कर रहा है, या फिर घर पे जो है घर जा रहा है, रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसका कवर जो है वो कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी झेल लेगी। और उसका प्रीमियम कौन पे कर दिया है, अपना एम्प्लॉयर पे कर दिया, मेरे को पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते हैं कि वो मर गया तो पैसा मिल जाएगा उसको, ठीक है, वो भी होता है, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, अपन हेल्थ तक बात करते हैं। लीव एनकैशमेंट समझ में आ रहा है, यही है, सैलरी टाइप का ही है ये, सैलरी ही है बेसिकली, छुट्टी लो मत लो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। कमीशन क्या होता है, कोई बताएगा क्या, आप ही बोले थे कमीशन, तो बताओ। कोई सेल पे एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है, अगेन एक काइंड ऑफ इंसेंटिव है। जैसे आपने कंपनी को अपना, आपका कंपनी, आप मार्केटिंग टीम में मार्केटिंग हेड हो, ठीक, आपने कॉमर्स पढ़ाई किया, बढ़िया, फिर बीकॉम बीबीए कुछ किया, फिर एमबीए किया इन मार्केटिंग, और आप बढ़िया एचयूएल कंपनी में, एचयूएल क्या है, एचयूएल संतूर बेचता है, क्या है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी में आपने नौकरी पा लिया, बढ़िया, फ्रॉम बाय डूइंग एमबीए, और मार्केटिंग के लीड बन गया, और कंपनी जो है वो आपको सैलरी देता है 2 लाख रुपए महीने का,
2 लाख रुपए महीने का सैलरी देता है, सैलरी तो दे ही रहा है और भी अलग अलग रूप में पैसा दे रहा है। इसके अलावा आपको बोल रहा है, देखो रमेश, ठीक है, आपका नाम रमेश, अगर इस महीने में आपने 1 करोड़ का संतूर साबुन बेच दिया, 1 करोड़ का संतूर साबुन बेच दिया, तो उस पे 1% आपको दिया जाएगा इस महीने का। सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, बेचोगे नहीं बेचोगे सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 1 करोड़ का संतूर साबुन बेच दोगे तो उसका 1% मिलेगा। कितना होता है 1%? तो 2 लाख का सैलरी प्लस 1 लाख का कमीशन भी मिलेगा। तो बेचेगा या नहीं बेचेगा रमेश? और नहीं बेच पाया तो सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा? सैलरी मिलेगा, साथ साथ थोड़ा गाली भी मिलेगा, कैसे नहीं बेचा भाई बोलोगे। मार्केटिंग टीम में आप अगर टारगेट अचीव नहीं करोगे तो आपको सैलरी के साथ बस्ता भर भर के गाली भी मिलेगा, ठीक है। कमीशन समझ में आया सभी को? हाँ, जो भी आप सेल्स अचीव करते हो, सेल्स टारगेट अचीव करते हो, उसका कुछ परसेंटेज आपको पैसा मिलता है। ये तो आप P&L एप्रोप्रिएशन में ही पढ़े हो, सेल्स का कुछ परसेंटेज होता है, पार्टनर को दिया जाता है। फिर क्या है? एजुकेशन अलाउंस। क्या होता है ये? एम्प्लॉय के पढ़ने के लिए, एम्प्लॉय के बच्चे के लिए, एम्प्लॉय के बच्चे के लिए, कि वो जो भी वो पढ़ाई कर रहा है उसमें पैसा तो लगता है। तो बोला यार तेरे बच्चे को पैसा जो है, सॉरी, पढ़ाई मैं करवा देता हूँ, मेरी स्कूल में पढ़ा दे फ्री में, जैसे रेलवे करता है। रेलवे क्या बोलता है? रेलवे के बच्चे जो है, मतलब रेलवे के एम्प्लॉय के बच्चे, ठीक है, क्या बोलता है, भैया आप यहाँ पढ़ो, फ्री में पढ़ो। गवर्नमेंट जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे जो है वो लोग केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय भी एक तरीके का सब्सिडाइज्ड रेट से वहां बहुत जानते हो क्या फीस स्ट्रक्चर कोई केवी का? बहुत मतलब नॉमिनल सा है एकदम, कुछ 1200-1500 रुपया एक आध महीने का है मेरे ख्याल से, एक महीना नहीं 3 महीने का कुछ है। बहुत कम रेट में पढ़ाई दिया जाता है केंद्रीय, और पूरे इंडिया में केंद्रीय विद्यालय अलग अलग जगह पे है, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड स्कूल है, सच बताऊं तो बाकी प्राइवेट स्कूल से तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। है, ठीक है, इधर ध्यान। तो एजुकेशन अलाउंस भैया, उसका जो भी ट्यूशन व्यूशन फीस जो भी लग रहा है वो सब का ही पैसा मैं दे दूंगा। एम्प्लॉयर बोलता है वो सब पैसा ही मैं दे दूंगा। होम रेंट या एकोमोडेशन, रेंट का पैसा दे दूंगा या फिर एकोमोडेशन ही दे दूंगा, घर पे रहे भाई तू, तेरे को किराए में घर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तू घर पे ही, मैं ही तेरे को घर दे रहा हूँ। वो भी एक तरीके क्या है, इनकम, ठीक। फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी दे देता हूँ यार तेरे को, कार में आना कल से रमेश, कार में आना, या आपको ओला कैब में आना है, ओला कैब में आओ, बिल जमा करो, पैसा ले जाओ, अलाउंस दे देंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे देंगे, नहीं तो गाड़ी ही दे देंगे, चला के आना। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस नहीं जानते आप लोग? कोई नहीं जानता? अच्छा मुझे बताओ, सब जानते हो आप, सबके जहन में है चीज, बस ये नाम नहीं पता था। पूछू? आज से 2 साल पहले एक मैगी का पैकेट कितने का आता था? आज कितने का आता है? बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बढ़ गया। तो क्या उसमें टेस्ट क्वालिटी बढ़ गया कि वैसे का वैसे ही है? सिर्फ उसका रेट बढ़ा है, किस कारण से? इन्फ्लेशन के कारण से। किस कारण से? इन्फ्लेशन के कारण से। समझ आ रहा है? चीज वही है, बस इन्फ्लेशन के कारण उस गुड्स का प्राइस बढ़ गया, ठीक। तो ऐसे महंगाई हर साल बढ़ते जाएगा, तो आपका जो सैलरी में फिक्स किए हैं, जो सैलरी में आपको अपॉइंटमेंट दिए हैं, वही सैलरी कंटिन्यू चलेगा तो एम्प्लॉय चला पाएगा क्या? बोलेगा यार महंगाई तो बढ़ते जा रहा है, मेरा सैलरी तो वैसे का वैसे है, इंक्रीमेंट भी 2% होता है नाम का। समझ में आ रहा है? तो महंगाई को फाइट करने के लिए, महंगाई के एवज में आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, कि आपका सैलरी मान चलो 1 लाख, उसका 15% डीए, मतलब कितना? 15
1000 रुपया डीए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डीए, डियरनेस अलाउंस। सही बात समझ में आ रहा है? अगर आप लोग अपने घर पे अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा ये अपना इनकम्स और सैलरी ये सब चीजें डिस्कस करते हो तो पूछ लेना पापा से मम्मी से कितना है डीए, कितना मिलता है। अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो ऑब्वियसली तो या तो सीधा सीधा बता देंगे या तो बोलेंगे हैं फ्लाइंग चप्पल वप्पल तो नहीं आएगा ना। डियरनेस अलाउंस समझ में आ रहा है सभी को? सही में बात करना है, पता है पापा होता क्या है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में होता क्या है डियरनेस अलाउंस, क्या होता है? इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है अदर देन सैलरी, एग्रीड सैलरी, दैट इज डियरनेस अलाउंस। क्लियर है बात? हाँ, फिर क्या है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, किसी को पता है क्या? नहीं, वो नहीं है, दैट इज ग्रेचुटी। वो नहीं है, दैट इज ग्रेचुटी। क्या होता है कि मान के चलो एम्प्लॉय है अपना रमेश, कितना था इसका सैलरी? 2 लाख सैलरी था, 1 लाख का तो कमीशन खाया है। हर महीने सोचो ऐसी टारगेट अचीव करते रहेगा तो 2 लाख का सैलरी उसका कितने का बन गया? जितना मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। और आप लोग, इसीलिए मेहनत करवाना सिखा रहा हूँ आप लोग, ताकि आप लोग 3-3 लाख रुपए कमाओ। लेकिन आपको तो चाहिए ही नहीं, हमको तो नौकरी छोड़ना है, तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? अब ये रमेश है, इसको सैलरी मिलता है, 2 लाख रुपए मिलता है, इतना बेशर्म में पूरा पैसा खर्चा कर देता है, 2 लाख रुपए पूरा उड़ा दे रहा है। कभी आईफोन ले ले रहा है, कभी गाड़ी ले ले रहा है, कभी इंटरनेशनल ट्रिप में चले जा रहा है। बहुत बदमाश। उसकी बहन का शादी है 6 महीने बाद, पैसे नहीं है। घर वाले बोले क्या भैया बहुत पढ़ाया लिखा है तेरे को, कहाँ है रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट? तो बोल रहा है कुछ पैसे नहीं रखा हूं। गाली खाएगा नहीं खाएगा रमेश? वही सब बात है, गाली खाने वाला आदमी ना कहीं पे भी पहुंच जाए है। तो रमेश इस टाइप का दुष्ट व्यक्ति है करके एम्प्लॉयर को पहले से पता है, और एम्प्लॉयर को यह भी पता है कि इसकी बहन का कभी ना कभी शादी तो होगा ही होगा। तो क्या करता है, तो क्या, इसको कैसे पता है? हाँ, सब पता रहता है एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, इसके 2 लाख रुपए में से ना इसको बोलेगा भाई सुन 2 लाख रुपए तो मैं तेरे को नहीं दे रहा हूं, तू 1,80,000 रुपए रख, 20,000 रुपया तेरा ही पैसा है, लेकिन तेरे को नहीं दूं, तू बदमाश, मैं तेरे बदले मैं एक संस्था में जमा कर दे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में मैं जमा कर देता हूं तेरा पैसा, और ऐसे ही हर महीने तेरे लिए पैसा जमा करते जाऊंगा, जब तेरे को शादी करना रहेगा इससे पैसा निकाल लेना। घर में ये मत बोलना कि नहीं है पैसा, उस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा रमेश आपको, उस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, बढ़िया। ठीक है, तो एम्प्लॉय लोग जो भी काम करते हैं है ना, वो लोग का जनरली सेविंग हैबिट नहीं होता, तो ये सेविंग हैबिट को डेवलप करने के लिए क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनाया गया। ठीक है, ताकि जो है उन लोग को जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई तबीयत खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, तो इमरजेंसी आ जाए तो किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, खुद का पैसा निकाल सके। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सोसाइटी में बढ़िया से रहने के लिए आपको कुछ हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई तकलीफ हो जाएगा, आपको अपना ही पैसा निकाल सकते हो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी बोला जाता है इसको। ठीक है, एम्प्लॉयर कुछ पैसा काट के उधर जमा कर दे, वो पैसा भी किसका है, आपका है कि नहीं है?
एम्प्लॉय का ही है वो पैसा भी, बस उसको उसके हाथ में नहीं मिला, तो वो भी उसका इनकम है या नहीं है? उसका इनकम है। समझ में आ रहा है सभी को बात? वैसे ही ईएसआईसी, ईएसआईसी क्या होता है? स्टेट इंश्योरेंस होता है, सरकार इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जनरली ये छोटे जो वर्ग के जो एम्प्लॉइज वेजेस होते हैं, है ना, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज होते हैं, उनके लिए होता है कि किसी का मान चलो काम करते वक्त किसी टाइप का एक्सीडेंट हो गया, तो उसको तुरंत जो है सरकारी अस्पताल में लेकर जाया जा सकता है, और उसका पैसा कौन देगा? सरकार देगा। और उसका भी कुछ परसेंटेज जो है पैसा काट के, एम्प्लॉयर काट के जमा करता है ईएसआईसी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को बात समझ में आ रहा है? तो ये पैसा भी किसका है? भले वहां जा रहा है, लेकिन है किसका पैसा? हमारा पैसा। ठीक है, तो ये सब पैसा जो है इनकम होता है, फैक्टर इनकम होता है। ठीक है, एम्प्लॉय का इनकम होता है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज होता है। समझ में आ रहा है सभी को? बढ़िया से। हाँ, 5 मिनट दे रहा हूं, सबके बारे में लिख लो। कहाँ लिखोगे? जो ये पेज अपन लिख रहे ना, ये पेज अपन कॉपी में बनाए हैं, एक पेज 3 कॉलम वाला, वहां नहीं करना है। फिर उसके बाद आपने पेज छोड़ के न्यूमेरिकल्स बनाया है, न्यूमेरिकल्स के बाद लिखना चालू करो इनकम मेथड, और ये जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया सब चीज लिखो फटाफट, खुद से लिखो फटाफट अपने लैंग्वेज, सारे पॉइंट्स। यहां से शुरू करो, फैक्टर इनकम क्या क्या होते हैं, यहां से ऐसे, और उसमें ये सारी चीजें, प्लीज जल्दी खुद से लिखोगे, नो हेल्प। सारे पॉइंट्स के बारे में लिखोगे। सभी का फेयर कॉपी है ना?
हो गया। रात तक बैठना है 10 बजे तक, क्योंकि ये टॉपिक पूरा खत्म करवाऊंगा मैं। नहीं लिखोगे तो नहीं जाने दूंगा, सिंपल।
हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। सब लिख लिए? ठीक है। अब देखो, अब आपको पता चल गया ये जो भी आइटम्स लिखा रहेगा क्वेश्चन में वो सब क्या बनेगा? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज बनेगा। सब क्या बनेगा? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन, क्योंकि आप सब जान गए हो, अब आप क्वेश्चन का जवाब दोगे। ठीक। क्वेश्चन ये है, प्लीज ध्यान से सुनना सभी। अभी अभी रुक जाओ। अब जो बचा है, जब नेक्स्ट टाइम मैं समय दूंगा उसमें कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ये जो एम्प्लॉय है कंपनी में जो काम करता है, ये गया बिजनेस ट्रिप पे। ठीक। बिजनेस ट्रिप पे गया, वहां टैक्सी सर्विस लिया, बढ़िया। 10,000 रुपए का टैक्सी का बिल हो गया। घुमा फिरा, होटल में रहा, 10,000 रुपये होटल का बिल हो गया। 5,000 रुपये का खाना खाया दबा। बाहर जा रहे तो थोड़ा ज्यादा ही खा लेते हैं, क्या पता बाद में वहां जा ना पाए। ठीक। टोटल बिल हो गया 25,000। उसका हिसाब किताब कितना हो गया? 25,000। वापस आया कंपनी में, 25,000 की बिल दे दिया और कंपनी उसको 25,000 दे दी। बताओ, ये जो 25,000 है ये कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? कौन कौन बोल रहा है होगा? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज में इंक्लूड होगा। अच्छा, कौन बोल रहा है नहीं होगा? सिर्फ कुशल बोल रहा है नहीं होगा। बोलो कुछ अगर। नहीं नहीं, बताओ भाई, जवाब दो, क्वेश्चन आया है। एम्प्लॉय का इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप सब बोल रहे हो मानेंगे, वो बोल रहा है नहीं मानेंगे, और बोल रहा है कि भैया वो तो कंपनी के लिए है तो क्यों उसको मानेंगे? जवाब दो। आप लोग बोल रहे हो ना? हाँ बोलो। कंपनी में काम करता है, बताओ भाई। तो ऐसे बोलोगे तो रेंट वेंट सब क्या है? कंपनी का ही खर्चा हो गया क्या? कंपनी के लिए तो वहां रह रहा है, नहीं तो अपने घर में रहता हो। है? ऐसा ही बात है। ऐसा ही बात है सर। कुशल बोलो भाई, आप ही मना कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है और आप लोग को समझ में आ गया है? रिपीट, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉय जो है वो बिजनेस ट्रिप पे गया और वहां पे खर्चे हुए और कंपनी में लाके जमा किया, कंपनी वाला उसको पैसा दे दिया। क्या ये फैक्टर इनकम है या नहीं एम्प्लॉय के लिए? बस यही क्वेश्चन है। आप लोग सब बोले है, कुशल बोला नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? और कुछ? क्या बोलते, फैक्टर इनकम है? फैक्ट अभी ये भी बोल रही फैक्टर इनकम नहीं है। अब बताओ भाई, अब धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। दो लोग बोल रहे हैं कि नहीं 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 सर, फैक्टर इनकम नहीं है। मैं क्या बताऊं यार।
क्या अनुज भी सोच ही रहा है, बोल रहा नहीं नहीं है सर, मेरे को भी नहीं लग रहा, बस बोल नहीं पा रहा हूँ, मेजोरिटी नहीं है यहाँ पे, मेरे को भी कुछ अंदर से कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा है सर। नहीं है, फैक्टर इनकम है या नहीं है? है है फैक्टर इनकम है बोल रहा है ये भी। मुझे बताओ, एम्प्लॉय जो है गया है, ट्रैवल करने गया है, उसके बदले उसको सैलरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया, वो अपना सर्विस तो दे रहा है, उसके बदले में उसको सैलरी मिल रहा है। बाहर कहीं घुमा है, जो भी खर्चा किया है, वो भी फैक्टर इनकम है क्या? पर्सनल नहीं घुमा भाई, पर्सनल नहीं, कंपनी के लिए घुमा है, कंपनी को बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं और 1 करोड़ का बिजनेस लेके आऊंगा, 1 करोड़ का बिजनेस लेके आया और खर्चा कितना हुआ? कंपनी हंसी खुशी देगा या नहीं देगा? क्या भाई, ले जा 25,000, 1 करोड़ का सेल्स करवा दिया, क्या एम्प्लॉय है। लेकिन वो जो ये काम कर रहा है, वो तो खुद एक फैक्टर है, उसका पैसा तो उसको सैलरी के रूप में मिल ही रहा है। ये 25,000 का क्या हुआ? कमीशन। क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ भाई, सुनना सभी लोग ध्यान से। कंपनी के ट्रिप में आप चलो, मान चलो रमेश, अपना रमेश कंपनी के ट्रिप में 1 महीने के लिए बाहर गया, उसको सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा? कितना था उसका सैलरी? 2 लाख था? 1,80,000 था, 20,000 कहाँ जा रहा था? प्रोविडेंट फंड में। 1,80,000 उसको सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा, बाहर भी है तो? अब बाहर खर्चा हुआ है भाई 25,000 का, जो कि वो अपने जेब से लगाया है, और अभी कंपनी को लाके बिल दे रहा है, देखो देखो मैंने ये सब खर्चा किया है, तो फैक्टर इनकम है या नहीं है? बोलो भाई, फैक्टर इनकम है है फैक्टर इनकम है, मतलब वो 25,000, आप लोग बोल रहे हो, सुनो, वो 25,000 उसका इनकम है बोल रहे हो, इनकम है 25,000 उसका? ये क्या दोगलापन है भाई, ये क्या दोगलापन है? एम्प्लॉय का फैक्टर इनकम है बोल रहे हो, लेकिन उसका इनकम बोल रहे हो तो वो भी नहीं है बोल रहे हो। अच्छा चलो, थोड़ा न्यूमरिक्स डाल देता हूँ इसमें, इसको सैलरी मिला 1,80,000, इसमें इससे 25,000 का खर्चा किया, और इसको 25,000 मिल गया। आप बोल रहे हो ये 1,80,000 तो फैक्टर इनकम है, आप बोल रहे हो ये 25,000 भी फैक्टर इनकम है, तो इसका टोटल फैक्टर इनकम तो 2,02,000 5,000 हो गया ना? कटेगा कैसे भाई, ये कट कैसे गया? क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ, अब बताओ, और कितना मैं सिंप्लीफाई करूं? 1,80,000 फैक्टर इनकम है या नहीं है? 25,000 फैक्टर इनकम है या नहीं है? बताओ, 25,000 कौन कौन बोल रहा है फैक्टर इनकम है? नहीं नहीं, 25,000 फैक्टर इनकम है या नहीं है? बोलो भाई, अभी आप लोग बोल रहे थे है, अभी भी है। हाँ बोलो, डाउट पूछो। हाँ हाँ हाँ, उनको वो दे दो बस। भैया, भैया मैं बोल रहा हूँ, फैक्टर इनकम मतलब कि भैया इकोनॉमी में कितना पैसा आया? 1,80 आया कि 2,05,000 आया? 1,80 आया, तो अब 25,000 को भी अगर फैक्टर इनकम बोल दोगे तो 2,05,000 हो गया।
इकोनॉमी में 2,05,000 फ्लो हुआ है क्या? तो कैसे बोल रहे थे आप लोग अभी फैक्टर इनकम है? बात समझे कि नहीं समझे? अब भी कौन है भाई, कौन बोल रहा है इसको फैक्टर इनकम? कौन है, कौन बोल रहा है ये फैक्टर इनकम है क्या ये? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, क्या है बताओ फिर। अरे भाई, ऐसे पकड़ रहे हो बस कान को आप। ठीक है, दे ध्यान दो सर। ये एक तरीके का रीइंबर्समेंट बोल सकते हैं क्या इसको? तो क्या बोलेंगे? रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट कभी भी फैक्टर इनकम नहीं होता है भाई। ये टैक्सी ये चला रहा है कि कोई और चला रहा है? टैक्सी तो एम्प्लॉय चला रहा है क्या? टैक्सी एम्प्लॉय चला रहा है। होटल में खाना ये खुद बना रहा है, उसका होटल है, तो वो किसी टाइप का सर्विस दे रहा है क्या? नहीं भाई, वो वहां पे है, वही एक फैक्टर है। उसका पैसा उसको मिल रहा है 1,80,000। ये जो 25,000 खर्चा किया और ये 25,000 उसको मिल गया, ये कोई फैक्टर इनकम नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का रीइंबर्समेंट है। खर्चा हुआ, फिर से पैसा मिल गया। अभी भी कोई डाउट किसी को? ये फैक्टर इनकम है बोलेंगे क्या? फैक्टर इनकम मतलब आप कुछ सर्विस दिए हो क्या डायरेक्टली? नहीं, आप जो सर्विस दिए उसका पैसा तो आपको मिल रहा है, तो ये फैक्टर इनकम हुआ ना। ये जो भी बिल लगा है वो आप दिए हो क्या सर्विस? नहीं, तो फैक्टर इनकम है क्या? नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब आप लोग बोल रहे हो कि फैक्टर इनकम नहीं है, तो एक क्वेश्चन है, एकदम अलर्ट रहना। क्वेश्चन है, अगर ये फैक्टर इनकम नहीं है तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? भैया फैक्टर इनकम अगर नहीं है तो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता है, यही बात जानते हैं अपन। हाँ या ना? तो 25,000 हुआ क्या? तो ये 25,000 हुआ क्या? फर्म का एक्सपेंस हुआ। 25,000 क्या हुआ? फर्म का एक्सपेंस हुआ। इकोनॉमी में पैसा फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? 25,000 पैसा फ्लो हुआ भाई, लेकिन उसको कम एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन में उसको अपन नहीं जोड़ रहे, तो किस नाम से जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? एक्सपेंस की बात ही नहीं हो रही, इनकम की बात होते बस बात हो रही है। क्वेश्चन समझे मेरा? फिर से बता रहा हूं ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। कोई सोया तो सो ही गया समझो। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन समझो। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? एम्प्लॉय का इनकम तो नहीं मानेंगे ये 25,000, और उस 25,000 को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात में सभी सहमत है? सभी सहमत है इसमें? क्योंकि वो जो पैसा दे, खर्चा सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है, इसको अपन नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन इस 25,000 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये बात क्लियर है सभी को? तो नहीं कर रहे हैं तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हुआ फिर। तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 25,000 इकोनॉमी में फ्लो हुआ कि नहीं हुआ? तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कैसे होगा बताओ? होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस ये बताओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पैसा मार्केट में आया नहीं आया, तो नेशनल इनकम में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? किस नाम से जोड़ोगे भाई? करेक्ट, क्या बोल रहे हो? जिसको पैसा मिला है, किसको पैसा मिला है इस 25,000 में? किस किस को पैसा मिला है? टैक्सी वाले को पैसा मिला है। टैक्सी वाले का इनकम है या नहीं है फैक्टर इनकम? टैक्सी वाले का फैक्टर, होटल वाले का फैक्टर इनकम है या नहीं है? रेस्टोरेंट वाले का फैक्टर इनकम है या नहीं है? उस तरीके से इकोनॉमी में वो जुड़ेगा। समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन सभी को समझ में आया? पहला बात क्या पढ़े, ये 25,000 फैक्टर इनकम है क्या एम्प्लॉय के लिए? एम्प्लॉय के लिए है क्या? एम्प्लॉय के लिए नहीं है। क्यों? एम्प्लॉय के लिए इट इज जस्ट अ रीइंबर्समेंट। कोई भी पैसा, जैसे रेंट की बात है, अगर रेंट एम्प्लॉय देता है वही पैसा इसको मिलता है, तो वो कोई फैक्टर इनकम नहीं है। उसको डायरेक्टली घर मिल रहा है,
तो वो फैक्टर इनकम। समझ आ रहा है? प्लीज इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, सर फैक्टर इनकम तो नहीं है, एम्प्लॉय का फैक्टर इनकम नहीं है, तो किसका फैक्टर इनकम है? वो टैक्सी वाले का, वो होटल वाले का और रेस्टोरेंट वाले का फैक्टर इनकम है। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन से हेड में डालोगे? आपने बताया 4 फैक्टर सर्विसेज होते हैं, 4 फैक्टर इनकम होते हैं, 4 टाइप के। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले कैपिटल, के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को प्रॉफिट। तो ये जो 25,000 है कौन से हेड में डालोगे? कौन से फैक्टर इनकम में इस 25,000 को डालोगे आप? क्योंकि डालना तो है ना, नेशनल का इंक्लूड तो करना ही है। कौन से 25,000, कौन से हेड में? एंटरप्राइज, टैक्सी वाला मालिक है, खुद का बिजनेस चला रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। होटल वाला किराए से होटल चला रहा है, वो उसका प्रॉफिट है। रेस्टोरेंट वाला प्रॉफिट कमा रहा है, वो सब तरीके से वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम में जुड़ जाए। क्लियर है बात? सही बात क्लियर है? ये जो 25,000 है, ये जो 25,000 है, बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? क्या मैं इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? वैल्यू एडेड मेथड में जब मैं इनकम कैलकुलेट करूंगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा बिजनेसेस का, तो क्या हो जाएगा, वहां पे माइनस हो जाएगा ये 25,000। वहां पे एम्प्लॉय कुछ सैलरी दे रहे, वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा क्या? बिजनेस का वैल्यू एडेड मेथड से इनकम निकाल रहे हो, बिजनेस का, वही बिजनेस का जिसमें रमेश काम कर रहा है। हाँ, तो वो 25,000 और ये 1,80,000, क्या इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल सकते। इस मेथड में ये क्या हो गया, इनकम हो गया। इस मेथड में क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट हो गया भाई। और फैक्टर पेमेंट को यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सभी को बात समझ में आया? सभी को बात समझ में आया? एक बार इसको भी समझ लो भाई। ये इसको कैसे समझना है कि भाई यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ उसके बदले मेरे को पैसा मिल रहा है। ये तीनों जो है, ये तो काम के बदले मेरे को पैसा मिल रहा है। इंश्योरेंस अगर मैं करवाता तो मेरा खर्चा होता, मैं नहीं करवा रहा हूं, मालिक करवा दिया, तो मेरा पैसा बच गया नहीं बच गया? तो वो मेरा क्या हो गया, इनकम हो गया। लीव एनकैशमेंट भी सैलरी का पार्ट है, छोड़ दो। कमीशन, कमीशन भी सैलरी का पार्ट है, डायरेक्टली आपको पैसा मिल रहा है। एजुकेशन अलाउंस, मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पैसा लग रहा है, लेकिन यही खर्चा कौन उठा लिया? तो मेरा पैसा बचा नहीं बचा? मेरा पैसा बच गया, मेरा पैसा बच गया तो मेरा इनकम हो गया। ठीक है? हाँ, होम रेंट या एकोमोडेशन, दो चीजें हैं, रेंट अलग चीज है और एकोमोडेशन अलग चीज है। अगर मैं कहीं कोई जगह पे रेंट पे रहता हूं, रेंट पे करता हूं 8,000, ध्यान से, रेंट पे करता हूं 8,000, कंपनी मेरे को 8,000 देता है, तो ये फैक्टर इनकम है कि नहीं है? फैक्टर इनकम है या नहीं है? 8,000 रेंट देता हूं, 8,000 मेरे को मिल जाता है, फैक्टर इनकम है क्या? फैक्टर इनकम नहीं है, ये क्या है, री इम्बर्समेंट है। मैं 8,000 पे करता हूं, मेरे को 12,000 मिलता है, 4,000 फैक्टर इनकम, क्योंकि 4,000 आपको एक्स्ट्रा मिल गया। समझ आ रहा है? मैं कोई रेंट नहीं देता हूं, मेरे को घर ही एम्प्लॉय दे दिया, एम्प्लॉयर दे दिया, तो मेरा पैसा बच गया नहीं बच गया? वो भी क्या है, मेरा कमाई हो गया, फैक्टर इनकम। समझ आ रहा है बात? व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन भी वही बात है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मैं खर्चा करूं और वही पैसा मैं ले लूं, तो वो कोई फैक्टर इनकम नहीं है। लेकिन डायरेक्टली वही मेरे को पैसा दे दे, तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर इनकम बन जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? और ये सारे फैक्टर इनकम जो है, इन सबको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सभी को? ये 25,000 वाला एग्जाम्पल लिख लो, 25,000 वाला एग्जाम्पल लिखो पूरा। सॉरी,
जल्दी लिखो, अभी बहुत देर का क्लास बचा है, थोड़ा टाइम लगेगा आज। जल्दी लिखो। अभी लिखे एग्जाम्पल पूरा, हिंदी इंग्लिश मराठी उड़िया जैसे लिखना लिखो। अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो बहुत आपको मजा आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में, नहीं तो आप इस चैप्टर से, इस सब्जेक्ट से भागोगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो है अलर्टनेस के साथ पढ़ो ये सब्जेक्ट, और जो भी एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ उसको लिखो। ठीक है, हो गया, एग्जाम्पल लिख लिए। रीइंबर्समेंट इज नॉट अ फैक्टर इनकम, सिंपल क्रक्स अगर बोले तो, रीइंबर्समेंट इज अ नॉट अ फैक्टर इनकम। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने क्या पढ़ा अभी तक कि सर फैक्टर इनकम्स कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के फैक्टर इनकम है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वेजेस का दूसरा नाम अभी क्या पढ़े? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, पूरा डिटेल में पढ़ लिए। आपका जो ये मेथड है ना, इनकम मेथड, ये बोलता है 4 नहीं सिर्फ 3 है। पहला है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, दूसरा कैटेगरी है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा कैटेगरी है मिक्स्ड इनकम। 4 कैटेगरी नहीं, 3 कैटेगरी है। समझ आ रहा है बात सभी को? तो पहला कैटेगरी पढ़ लिए। दूसरे कैटेगरी में क्या बोल दिया, ये किस किस को डाल दिया? इन्हीं तीनों को डाल दिया, बोल दिया रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। इनको प्यार से क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट तो देख लिए, रॉयल्टी नया आ गया। रॉयल्टी क्या होता है समझेंगे, ठीक। तो वेजेस यहां पे आ गया, बाकी 3 यहां पे आ गया। तो ये क्या है? क्या क्या सब? ये एक्स्ट्रा आ गया कुछ। 4 चीजें पढ़े थे ना, 4 फैक्टर होते हैं भाई, पिछले साल से पढ़ रहे हो। यहाँ पे अचानक से देखे तो 5वां आ गया, और एक चीज आ गई, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम क्या होता है कि जो भी व्यक्ति बिना कोई बिना कोई
प्रॉपर्टी के, बिना किसी एम्प्लॉयमेंट के, बिना पैसा लगाए और बिना कोई वेंचर स्टार्ट करे पैसा कमाता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। ये कैसे होगा सर? है सर? ट्रांसफर पेमेंट नहीं सर, ये तो इनकम में ऐड होगा, मिक्स्ड इनकम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है किराए में देने के लिए, ऐसा व्यक्ति जो कहीं पे नौकरी नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है ब्याज में देने के लिए, और ऐसा व्यक्ति जो किसी टाइप का व्यापार या बिजनेस वेंचर भी नहीं कर रहा है और फिर भी पैसे कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। कैसे पैसे कमाएगा? हफ्ता वसूल। ठीक। फ्रीलांसर वर्ड सुने हो? फ्रीलांसर्स, क्या होता है फ्रीलांसर? ठीक है, फ्रीलांसिंग मतलब जैसे फोटोग्राफर है मान के चलो कोई, वो कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ना ही कोई जमीन जायदाद है, ना ही कोई बिजनेस है, शौक में उसने फोटोग्राफी सीखा। कोई दो चार लोग बोले यार हम लोग का शादी है, फोटो खींच दो, फोटो खींच दिया, पैसे कमाया। फिर मन नहीं कर रहा, अब उसको और कुछ पढ़ाई करना है, ठीक है, अब वो छोड़ दिया, अब कुछ का और कर रहा है या कहीं घूमने चला गया। फ्रीलांसर मतलब उसका कोई क्या बोल सकते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कोई काम करने का या कोई चीज करने का, कोई बिजनेस चलाने का, ऐसा कुछ नहीं। उन लोग का इनकम को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। ठीक है, फ्रीलांसर्स का जो भी इनकम आता है, ठीक है, या जो अपना ओन फैक्टर्स, ओन सर्विसेज, बेसिकली फ्रीलांसिंग में क्या है, वो सर्विस तो दे रहा है ना, तो वो क्या है आपका, मैं फ्रीलांसर एक लेमैन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बुक में कुछ अलग लैंग्वेज है, या ओन फैक्टर्स सर्विसेज बोल रहे हैं, लेकिन फ्रीलांसर वर्ड से थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो जो भी खुद का काम कर रहा है भाई, वो सब पैसा जो है वो क्या बन जाता है उसका? मिक्स्ड इनकम। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है बात? हाँ। तो क्या क्या है? वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, और फ्रीलांसिंग से जो भी लोग पैसे कमा रहे हैं, जो खुद का सर्विसेज करके, सोल प्रोप्राइटर जो होता है बेसिकली, सोल प्रोप्राइटर वो हाउस होल्ड ही है ना, सोल प्रोप्राइटर एक हाउस होल्ड ही है, लेकिन काम कर रहा है, कुछ ना कुछ सर्विसेज वगैरह दे रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? फ्रीलांसर। और उसका जो भी कमाया हुआ पैसा है, जितने भी राशन दुकान उकान हो गया, या कोई और भी, जैसे घर पे ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मिक्स्ड इनकम है या क्या है? मेरा इनकम क्या है? बेसिक्स क्या है? कॉमर्स एड्यू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो वो तो एक संस्था है, वो तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोड्यूसर फर्म है वो तो, प्रोड्यूसर हो गया ना। और मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ? मैं कैसे कमा रहा हूँ पैसे? क्या सर्विस दे रहा हूँ? टीचिंग सर्विस, तो बेसिक्स क्या दे रहा है? अगर मैं टीचिंग सर्विस दे रहा हूँ तो बेसिक्स क्या दे रहा है? टीचिंग सर्विस आपको बेसिक्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स दे रहा है कि श्रीनिवास दे रहा है भाई? कैसे कॉमर्स के विद्यार्थी हो आप लोग? आपको सर्विस कौन दे रहा है? एंटिटी दे रहा है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है बात? सोल प्रोप्राइटर कंपनी का कॉन्सेप्ट तो जान ही रहे हो भाई आप लोग। हाँ, समझ में आ रहा है? तो मेरा इनकम क्या है? मैं क्या फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ? तो मेरे को कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय सैलरी मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही मुझे बताओ, जितने भी आप शॉप वॉप जो भी चीज देखते हो, सब लोग कुछ ना किसी तरीके से पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे? और जिस भी तरीके से पैसे कमा रहे वो सब यही हो गया? इसके अलावा, इसके बाहर कोई दायरा, कोई और चीज बच गया है क्या जहां से पैसा कमाने का कोई जरिया हो? नहीं, सब यही है। यही तरीके से आप, यही मेथड से आप पैसे कमा रहे। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। रॉयल्टी क्या होता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा रॉयल्टी? क्यों मिलेगा?
अच्छा, चलो रॉयल्टी समझाता हूँ, इधर ध्यान। रॉयल्टी क्या है, टाइम मत देखो अभी, बहुत टाइम है अभी आप लोग के पास। फोन आ रहा है, फोन को आने दो, रास्ता दो फोन को, जले भी जाएगा। ठीक है, आ रहा है तो किसके बात कर लो, बात कर लो ना। घर वाले के फोन है तो बता दो, क्लास में है, बता दो। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, रॉयल्टी समझा रहा हूँ। बुक, कौन सा बुक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन लिखा है, कौन बेच रहा है? पुष्पांजलि वाले भैया, धनपत राय पब्लिकेशन। ठीक है, तो संदीप गर्ग सर जो है, उन्होंने अपना पूरा मेहनत करके किताब लिख दिया, लेकिन वो उस किताब को बेच नहीं सकते, वो राइटर है, वो सेलर नहीं है। ठीक, तो वो क्या किए, बोले धनपत राय पब्लिकेशन के पास गए, बोले भाई ये मेरा किताब है, ये मेरा पूरा नॉलेज है, इसको आप बढ़िया से डिजाइन वगैरह करके, है ना, डिजाइन भी इन्हीं का, मोस्टली डिजाइन इनका अप्रूवल से सब चीज करके आप इसको मार्केट में बेचो। ठीक, धनपत राय बोलेगा कि नहीं बोलेगा, भैया तेरा सामान मैं बेच रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। तो संदीप गर्ग सर क्या बोलेंगे, जो भी किताब बिकेगा उसका एमआरपी तो तुम ही रखो, लेकिन हर किताब, जितना किताब बिकेगा उसका कुछ परसेंटेज मेरे को चाहिए। 80% मेरा, 20% तुम्हारा। मेरा मेहनत ज्यादा है, मैं ही बनाया हूं, मैं ही नहीं रहो तो बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। समझा रहे? तो जनरली जो भी ऑथर राइटर ये सब लोग का काम है, ये लोग क्या कमाते हैं? रॉयल्टी कमाते हैं। समझा रहे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब एसेट होता है, इंटेलेक्चुअल मतलब जिसमें इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये संदीप गर्ग जी का क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और हर किताब बिकने पे उनको क्या मिलता है? रॉयल्टी मिलता है। और रॉयल्टी जो उनको पैसा मिलता है वो कहां पे शो होगा? नेशनल इनकम में, ऑपरेटिंग सरप्लस में। मुझे बताओ, धनपत राय जो पैसा कमा रहा है वो कहां पे शो होगा? धनपत राय पब्लिकेशन जो पैसे कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, वो कहां पे शो होगा, कौन से कैटेगरी में शो होगा? ऑपरेटिंग सरप्लस में। क्या बोल के? क्योंकि वो एक बिजनेस है। समझ में आ रहा है? वो एक संस्था है। सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो कैटेगरी, कितने कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, तीसरा कैटेगरी मिक्स्ड इनकम फ्रीलांसर, और दूसरा क्या था? रेंट रॉयल्टी प्रॉफिट इंटरेस्ट। सभी बात क्लियर है? हाँ, लिख लो, इतना बात को लिख लो, जल्दी लिखो एकदम, और 10-15 मिनट का क्लास है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हाँ, यही बात लिखना है, यही बात लिखना है। ये वाला एग्जाम्पल डालो, ये वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो रॉयल्टी के लिए, कॉपी में लिखो, अपने कॉपी में लिखो। नहीं नहीं, 3 कॉलम में कुछ नहीं लिखना है अभी। अभी जो आप नोट मेकिंग कर रहे हो वहीं पे 3 कॉलम में अभी कुछ नहीं लिखना है, वहां पे फॉर्मूला लिखेंगे बस अपन।
ऑपरेटिंग सरप्लस है, ओएस जो है ऑपरेटिंग सरप्लस है। एमआई क्या है? मिशन इम्पॉसिबल तो नहीं लिख रहा कोई? रॉयल्टी का एग्जांपल में लिखो, ये संदीप गर्ग वाला एग्जांपल डालो, एग्जांपल लिखो पूरा। खुद से नोट बनाओगे तो दिमाग में बैठेगा। खुद से लिखो, खुद से पढ़ो, और ट्यूशन आके मेरे को पैसा दो, बस यही पढ़ाता हूं मैं तो। धनपत राय पब्लिकेशन। लिख लिए सभी लोग? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन पूछूं जल्दी? चलो मुझे बताओ, हमको क्लियर हो गया सर, वेजेस क्लियर हो गया, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज होता है, ये फैक्टर इनकम होता है। फ्रीलांसर्स जो भी पैसा कमाते हैं, ग्रोसरी शॉप, फ्रूट दुकान, फल दुकान, टैक्सी ड्राइवर, सब क्या है? फ्रीलांसर मिक्स्ड इनकम। क्लियर हो गया। रेंट क्लियर हो गया सर, रेंट तो पहले से ही क्लियर था। रॉयल्टी क्लियर हो गया, ये वाले एग्जांपल्स है संदीप गर्ग वाले एग्जांपल्स। प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, क्या करोगे? बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, क्या करोगे उस प्रॉफिट का, क्या करोगे? आपने बिजनेस किया, प्रॉफिट हो गया, क्या करोगे? एक्सपेंसेस पे करने के बाद ही प्रॉफिट आता है। सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद ही तो प्रॉफिट आता है ना सर। सर 11th क्लास स्किप कर दिए थे क्या? क्या बोले? शेयर होल्डर्स को पैसा दे देंगे, हाँ ठीक बात है भाई। प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? शेयर होल्डर को बांट देंगे, ठीक है। और पूरा पैसा बांट देंगे, कुछ पैसा बचा लेंगे। क्यों बचाएंगे? फ्यूचर के लिए। कहाँ पढ़े हो ये बात आप? रिटेन्ड अर्निंग्स, वेरी गुड। कहाँ पढ़े हो? ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। और शेयर होल्डर्स को जो पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिविडेंड, वेरी गुड। कहाँ पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो? बिजनेस में पढ़े हो, अच्छा। इस साल नहीं पढ़े हो कहीं? इस साल कहीं डिविडेंड नहीं पढ़े हो आप? कहाँ पढ़े हो? बैलेंस शीट में पढ़े हो, बुक 3 में? डिविडेंड पढ़े हो कि क्या पढ़े हो? प्रपोज डिविडेंड पढ़े हो? प्रपोज डिविडेंड पढ़े हैं? 3 स्टेप थे उसके, याद है क्या किसी को? डिविडेंड देने का 3 स्टेप बताओ। पेमेंट, वेरी गुड। पहले डिविडेंड प्रपोज करता है कौन? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको प्रपोज करता है?
शेयर होल्डर्स, मालिक लोग को, भैया हम इतना डिविडेंड आपको देना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर पेमेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तो भैया डिविडेंड देंगे सर, और कुछ पैसा बचा लेंगे जिसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। और भी एक चीज होगा, प्रॉफिट होगा तो सोचो, और भी किसी को पैसा देना पड़ता है। किसको? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। बोल रहे थे? सर बोलो, जोर से बोलो, यहाँ आके बैठो कल से, मेरे को सुनाई देगा। टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तो तीन चीजें होगा। सबसे पहले तो टैक्स दे दोगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको डिविडेंड बांट दोगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको रिटेन अर्निंग में सेव करके रखो। क्यों सेव करेंगे? फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आप सेविंग करके रखोगे। तो अगर क्वेश्चन में, नेशनल इनकम के क्वेश्चन में प्रॉफिट के बजाय ये तीन चीज दे दिया, तो इन तीन चीजों को ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड करोगे नहीं करोगे? कोई दो चीज दिया तो इंक्लूड करोगे नहीं करोगे? करेंगे भाई। कोई एक चीज दिया है तो वो भी करेगा। प्रॉफिट के बजाय इसमें से कोई एक चीज, दो चीज या तीनों दिया है, सभी चीज को क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? ठीक, क्या बच गया अब? इंटरेस्ट। तो बताओ, टू सेक्टर इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते थे? हाउस होल्ड और फर्म्स, उसको टू सेक्टर इकोनॉमी बोलते। थ्री सेक्टर में कौन आ जाता है? फोर सेक्टर में कौन आ जाता है? फॉरेन। टू सेक्टर में और भी कोई आता था, बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर। बैंक का काम क्या है? बोरोइंग, उधारी लेता है। लेंडिंग बोलते हैं उसको, इंग्लिश में उसको लेंडिंग बोलते। ठीक है, तो बैंक का काम क्या है? लेंडिंग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग। क्लियर है बात? मुझे बताओ, टू सेक्टर इकोनॉमी में बैंक किसको लेंड करता था पैसा? फर्म्स को लेंड करता था, और फर्म्स उस पैसे का क्या करते थे? क्या करते थे? क्या करते थे? प्रोडक्शन करते थे, प्रोडक्टिव सर्विसेज में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज करते थे, और उसके बदले में बैंक को क्या देते थे? इंटरेस्ट देते। और बैंक उस इंटरेस्ट को क्या बोलेगा? बैंक उस इंटरेस्ट को क्या बोलेगा? नेशनल इनकम में क्या नाम से जुड़ेगा? बैंक को जो ब्याज आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, आपने लोन लिया, आपने लोन लिया बैंक से, किस चीज के लिए? एजुकेशन लोन लिया। आपने एजुकेशन लोन लिया बैंक से, और बैंक को ब्याज दे रहे हो। ये वाला ब्याज ऑपरेटिंग सरप्लस में, नेशनल इनकम में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? क्या लगता है? बेसिक, अभी तक अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े, बेसिक बात बताओ। जुड़ेगा, जुड़ना चाहिए सर, ब्याज है, बैंक का ब्याज है, जुड़ना चाहिए, क्या दिक्कत? आप ये पैसा लेके क्या किए हो? पढ़ाई करे हो, और क्या किए हो? और कुछ किए हो इकोनॉमी में? कुछ किए हो, कोई मदद, कोई योगदान किए हो? पढ़े हो, क्या किए? पढ़े किए, पढ़ाई किए सर। इंस्टीट्यूशंस को फीस पे किए, ठीक, इंस्टीट्यूशंस को फीस पे किए हो, और इंस्टीट्यूशन क्या किया? आपको सर्विस दी। लेकिन यहाँ पे आप जो पैसा मिला है आपके हाथ में मिला है कि इंस्टीट्यूशन के पास चला गया? आपके हाथ में मिला है ना। आपके, अगर इंस्टीट्यूशन में भी गया चलो ठीक है, लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? पढ़ाई है। उससे कुछ
प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रहा है क्या? किसी को रोजगार दे रहे हो क्या आप? इकोनॉमी में किसी टाइप का गुड्स या सर्विसेज फ्लो हो रहा है क्या? कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं। तो हाउस होल्ड जो भी लोन लेता है फॉर कंजम्पशन सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसका ब्याज ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं जुड़े। समझे? क्या समझे? हाउस होल्ड जो भी लोन ले रहा है फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसका ब्याज ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं जुड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? सिंपल एक लॉजिक ये समझो, हाउस होल्ड किसी भी टाइप का ब्याज उधारी लेता है, लोन लेता है और उसका ब्याज बैंक को पे करता है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना। क्योंकि हम क्या मान रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में? प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर फर्म्स है। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स है क्या? नहीं। इसीलिए हम ये मानेंगे, assumption है कि भैया हाउस होल्ड जो भी पैसा उधारी ले रहे हैं और जो पैसा ब्याज पे कर रहे हैं बैंक में, वो ब्याज अदर सॉरी ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड। क्लियर है बात? सभी बात क्लियर है? मान के चलो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी मुझे बताओ, गवर्नमेंट उधारी लेता होगा नहीं लेता होगा बैंक से? बदले में ब्याज देता होगा नहीं देता होगा? देता होगा। वो वाला ब्याज जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे। आपको पता है मतलब वो पैसे का बैंक गवर्नमेंट क्या कर रहा है आपको पता है? हो सकता है गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट कर दे, हो सकता है नहीं हो सकता है। और सरकार का काम ही क्या है? वो पैसा लेके क्या कर देता है? ट्रांसफर पेमेंट करता है। प्रोडक्शन का भी काम है, लेकिन ज्यादातर क्या है उसका काम? वेलफेयर है। तो गवर्नमेंट क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहा है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहा है क्या? नहीं। तो उसका भी ब्याज ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं जुड़े। बैंक को जो ब्याज उसका मिलेगा वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं जुड़े। किया तो जुड़ेगा, वो स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा। फिलहाल जो नियम है वो समझते हैं, ठीक? प्रोडक्टिव सर्विस के लिए नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। और ये मानते हैं कि सरकार का काम ही है भाई वेलफेयर करना, तो वो जो भी काम कर रहा है वो कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं है और ब्याज नहीं जुड़े। सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ, दो बातें समझे क्या? ब्याज में दो बातें समझे। जो ब्याज बैंक को मिल रहा है, किससे? फर्म से मिल रहा है, वो ब्याज हाउस होल्ड से मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, ठीक? अब एक क्वेश्चन मेरा, दो फर्म है, प्रोड्यूसर फर्म है, प्रोड्यूसर फर्म है, फर्म ए, फर्म बी। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। फर्म ए को पैसे की जरूरत है, उसने फर्म बी से पैसा ले लिया और बदले में, तो ये ब्याज फर्म बी के ऑपरेटिंग सरप्लस में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? कौन कौन बोल रहा है जुड़ेगा? दो लोग बोल रहे हैं। और जुड़ेगा जुड़ेगा जुड़ेगा? और बताओ, कौन बोलो भाई, हाथ तो उठाओ, तभी तो मैं पता करूं कि कौन कौन जुड़ेगा बोल रहे हैं और कौन कौन नहीं जुड़ेगा बोल। कौन कौन बोल रहा है जुड़ेगा सर? पूरा हाथ उठाओ, शर्ट फट जाना चाहिए। दो तीन, हाँ, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, और ये चार। आप लोग बोल रहे हो जुड़ेगा, अभी बोल रहे हो जुड़ेगा, ठीक? एक सिनेरियो लेते हैं ऐसे ही, 2 मिनट और डिस्कशन, उसके बाद क्लास खत्म। अब जैसे मान के चलो आप लोग बोल रहे हो जुड़ेगा, तो तर्क देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, अगर जुड़ेगा तो क्या होगा। देश में एक फर्म दूसरे फर्म को लोन दे दे के ब्याज बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है? और ऐसे बढ़ा हुआ ब्याज जिससे शायद कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं हो रहे हैं, ये ब्याज इसमें जुड़ के इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा जीडीपी या बहुत बड़ा डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? एक्चुअल में उतना इनकम है या नहीं है? क्यों? क्योंकि ये लोग ब्याज ब्याज खेल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हो गए, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर लोग। तो जोड़ना चाहिए क्या?
समझ आ रहा है? तो सिर्फ बैंक का ब्याज जुड़ेगा। किसका ब्याज जुड़ेगा? बैंक का ब्याज जुड़ेगा। समझ आ रहा है सभी को? तीन बातें पढ़े ब्याज में। क्या? पहला, बिजनेस सॉरी बैंक जो है किससे, फर्म से अगर जो इंटरेस्ट कमाता है वो हाउस होल्ड से जो कमाता है, गवर्नमेंट से जो कमाता है, कोई फर्म ब्याज कमाता है वो भी नहीं। क्लियर है बात? हाँ, लिख लो ये तीनों बातें। यहीं पे क्लास रोकेंगे, कल इसका न्यूमेरिकल करें, या अभी एक आध क्वेश्चन कर ले। चलो कल अपन करेंगे, ठीक है।